प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो ये बुक है, टोटल बड़ी बुक है मेरे पास आई, वो 200 पेजेस उसके ज्यादा है, 233, लेकिन हो जाएगी, ऐसा है फटाफट। हमारे चित्रा मैम है तो हो जाएगी फटाफट, हम पढ़ेंगे। अनीता इसमें ये टू अनीता मैम। थर्टी नाइन है। हाँ 239। 239, हाँ ऐसा कुछ है, तो ठीक है। तो 239 है, यस 239 है, पीछे नोट्स लिखे हैं। तो आज तारीख है 8। ओके, तो हमारी जो बुक है हो जाएगी जल्दी से, ये है इनर इंजीनियरिंग। ओके, हम करेंगे 10-15 दिन में करेंगे। 20 तारीख, आज 8 तारीख है ना, 20 तारीख तक हो जाएगी, देखेंगे उसके बाद थोड़ा छुट्टी ले लेंगे। तो ये बुक है इनर इंजीनियरिंग, तो ये बुक करेंगे हम। हम्म, ये है। तो आनंदमय जीवन के सूत्र सदगुरु है, पुष्पलता जी आई है, ज्योति मैम, नीता मैम, राम प्रसाद जी भी आ गए। तो चलो, तो हम करेंगे। तो इसका पीडीएफ भी हमने दिया है, तो किसी के पास बुक नहीं है तो वो पीडीएफ भी देख सकते हैं, है ना। हाँ, पुष्पा के पास बुक नहीं है। तो पीडीएफ भेजा है हमने, और स्टार्ट से आगे तो बहुत अच्छा है। पुष्पा जी, आई होप आपका तबीयत ठीक है। सभी को आत्मवंदन, यस। तो ठीक है, दुनिया भर में 14 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है। तो ठीक है, चलो पेगविन बुक्स की है। तो इसका पहला पेज, लास्ट पेज पहला पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर इनर इंजीनियरिंग ए योगी गाइड टू जॉय। इनर इंजीनियरिंग पुस्तक सदगुरु की अंतर्दृष्टि और उनकी शिक्षाओं का एक दिलचस्प दिलचस्प संकलन है। अगर आप वास्तव में तैयार है तो ये आपकी उस आंतरिक प्रज्ञा को जगाने का एक साधन है जो ब्रह्मांड के इस ज्ञान को प्रतिबिंबित करती है। दीपक चोपड़ा। एक आत्मयोगी, एक आत्मज्ञानी योगी और युग दृष्टा सदगुरु एक आधुनिक गुरु है। सदगुरु जीवन को रूपांतरित करने वाले अध्यात्म और योग के सारे तत्वों को साझा करते हैं। अपनी इस नई क्रांतिकारी पुस्तक में वे अपने गहरी भीतरी अनुभव को इनर इंजीनियरिंग के सूत्र के माध्यम से भेंट कर रहे हैं। इस पुस्तक में दिए गए शक्तिशाली अभ्यासों को सदगुरु ने कई वर्षों के दौरान विकसित किया है। यह अभ्यास मन और शरीर को भीतरी और बाहरी ऊर्जाओं से तालमेल ले आती है, जिसमें असीम शक्ति और संभावनाओं का जन्म होता है। इनर इंजीनियरिंग आनंद और खुशहाली पैदा करने का आपका अपना सॉफ्टवेयर है। इनर इंजीनियरिंग ये इनसाइड से करना है, सदगुरु ने लिखी है। तो इनर इंजीनियरिंग है, यस। तो यस, खंड एक से, चलो आप पढ़ेंगे मैम पेगविन बुक से। चलो चित्रची को देंगे आप। हम्म, हाँ आपको अनम्यूट करना, हाँ इसको अनम्यूट, यस। मैं ये देखता हूँ नहीं हो रहा है क्या। आ, देखो आप करके, हो गया ना चित्रची। होस्ट टूल्स, अनम्यूट अंतिम है ना, कर सकते हैं आप, नहीं तो तब तक चालू करते हैं, ठीक है। आप आने के बाद आपको दे आइए, आ गए मैम, यस। चलो आपसे ही शुरुआत, इसका पेज नंबर नहीं है। चलो। हम्म, मैं चालू करोगे तब तक मैम। हाँ, पेगविन बुक्स इनर इंजीनियरिंग एक योगी और दिव्य दर्शी सदगुरु एक आधुनिक गुरु है, विश्व शांति और खुशहाली की दशा में निरंतर काम कर रहे हैं। सदगुरु में रूपांतरणकारी कार्यक्रमों के दुनिया के करोड़ों लोगों को एक नई दिशा मिली है। 2017 में भारत सरकार ने सदगुरु को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सदगुरु एक सदगुरु ने योग के गुण आयामों को आम आदमी के लिए इतना सहज बना दिया है कि हर व्यक्ति उस पर अमल करके
अपने भाग्य का स्वामी खुद बन सकता है। सद्गुरु जितनी गहराई से आंतरिक अनुभव एवं ज्ञान से जुड़े हैं, उतनी गहराई से सांसारिक मुद्दों से भी जुड़े हैं। अध्यात्म पर सद्गुरु की दक्षता उनके गहरे आंतरिक अनुभव का ही परिणाम है, जिसमें वह अध्यात्म की खोज करने वालों को मार्गदर्शन करते हैं। सद्गुरु को दुनिया में प्रतिष्ठित मंचों पर मानवाधिकार, कारोबार, मूल्यों और सामाजिक, पर्यावरण और अध्यात्म संबंधी विविध मुद्दों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। एक प्रमुख वक्ता के रूप में सद्गुरु ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में मानव कल्याण जैसे मुद्दों को संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लंदन बिजनेस स्कूल, वर्ल्ड प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूके, संयुक्त राष्ट्र संघ मिलेनियम शांति सम्मेलन और विश्व शांति कांग्रेस में भी एक वक्ता के रूप में शामिल हो चुके हैं। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक भी है, जो पिछले 3 दशकों से व्यक्तिगत और विश्व कल्याण को समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन है। सद्गुरु जीवन के हर पहलू को एक उत्सव की तरह जीते हैं। उनकी रुचि जीवन में लगभग हर क्षेत्र में है, जिसमें शिल्प और डिजाइन, काव्य और चित्रकला, खेल और संगीत, पर्यावरण और कृषि शामिल है। ईशा योग केंद्र में स्थापित कई भवनों को सद्गुरु ने खुद डिजाइन किया है, जो अपनी अनूठी कलात्मकता के लिए विख्यात है। ईशा योग केंद्र आत्म रूपांतरण के लिए एक पवित्र स्थान है और सद्गुरु ने एक योगी और दिव्य दृष्टि के रूप में इस पूरे केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की है। प्राचीनता से आधुनिकता से सहज विचरते हुए ज्ञान और अज्ञात के बीच एक सेतु बनकर सद्गुरु अपने सानिध्य में आने वाले हर एक व्यक्ति को जीवन के गहरे आयामों को खोजने और उनका अनुभव करने के लिए समर्थ बनाते हैं। ईशा सद्गुरु और गए हैं, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे, ट्विटर पे। इनर इंजीनियरिंग आनंदमय जीवन के सूत्र सद्गुरु। पेगविन बुक्स, पेगविन रैंडम हाउस इम्प्रिंट, इधर से है। अनुक्रम है, 2 अक्षरों का एक बदनाम शब्द। खंड 1 है, पाठकों के लिए संदेश है। जब मैंने अपनी सुध बुध खो दी, हर मुश्किल का हल अपने अंदर ही है। खुद बनाए अपना भाग्य, न कोई सीमा न कोई बोझ। और अब योग। खंड 2 पाठकों के लिए है, शरीर, मन, ऊर्जा, आनंद। इतना ही है, बहुत अच्छा। इनर इंजीनियरिंग है, 2 अक्षरों का एक बदनाम शब्द। यस, चित्रा मैम आप बोल सकते हैं। चलो चालू कर सकते हैं। 2 अक्षरों का एक बदनाम शब्द। पहला पाठ है आत्मवंदन हम्म। सभी को और सदगुरु जी को भी। एक दिन एक आदमी शंकरन पिंगलाई की दवा की दुकान की तरफ जा रहा था कि उसे दुकान के बाहर लैंप पोस्ट से लिपटा एक आदमी नजर आया। उसे देखकर वह हैरान रह गया। जब वह दुकान के अंदर गया तो उसने शंकरन से पूछा, वह आदमी कौन है, क्या हुआ है उसको? शंकरन पिंगलई ने तुरंत जवाब दिया, अरे वह मेरा ही ग्राहक है, लेकिन उसको हुआ क्या है? वह खांसी की कोई दवा मांग रहा था, मैंने दवा दे दी। अपने आपने उसको क्या दवा दी? मैंने एक डिब्बा जुलाब पेट साफ करने की दवा दे दिया और उसे वही खा लेने के लिए कहा। सिर्फ खांसी के लिए जुकाम जुलाब सॉरी खांसी सिर्फ खांसी के लिए जुलाब, आपने उसे जुलाब क्यों दिया? जब वह अब जरा उसे रहने दो। अब जरा उसे देखो, वह खांसने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अपनी ये रख के चली गई मेरे खोपड़ी पे। ये अच्छा है। अपनी खुशहाली की तलाश करने वाले लोगों को भी आज दुनिया में इसी तरह का जुलाब पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गुरु आज महज 2 अक्षरों का एक शब्द बनकर रह गया है। दुर्भाग्य से हम इस शब्द का सही अर्थ भूल गए हैं। गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। आम धारणा यह है कि गुरु का काम ज्ञान व उपदेश देना या धर्म परिवर्तन करना होता है, पर ऐसा नहीं है। गुरु का काम आपके लिए उन आयामों की उजागर करना है जो अभी आपके अनुभव में नहीं है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के बोध
तथा आपके मनोवैज्ञानिक नाटक से परे होते हैं। मुख्य रूप से गुरु इसलिए होता है ताकि वह आपके अस्तित्व की प्रकृति से आपका परिचय करा सके। आजकल बहुत ही गलत और खतरनाक ढंग से बहकाने वाली शिक्षाएं दी जा रही हैं। इन्हीं में से एक है इस पल में रहना। ऐसी शिक्षा देने के पीछे धारणा यह है कि अगर आप चाहें तो आप कहीं और भी रह सकते हैं। भला यह कैसे संभव है? वर्तमान एक ऐसी जगह है जहां आप रह सकते हैं। अगर आप जीवित हैं तो इसी पल में जीवित हैं, अगर आप मरते हैं तो इसी पल में मरते हैं। यह पल नित्य है, शाश्वत है। अगर आप चाहें भी तो इससे कैसे भाग सकते हैं? अभी आपकी समस्या यह है कि आप उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जो 10 साल पहले आपके साथ घटित हुई थी, या इस बात को सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कल कुछ होने वाला है। लेकिन दोनों ही जीवंत वास्तविकता नहीं है। यह सब स्मृति व कल्पना के खेल हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आपको शांति पाने के लिए अपने दिमाग को मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका बस इतना ही मतलब है कि आपको अपने दिमाग की डोर थामने की जरूरत है। आपके दिमाग में बहुत अधिक यादें हैं तथा कल्पना की बहुत अधिक संभावनाएं भी होती हैं, जो लाखों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा है। जब आप चाहें इसका इस्तेमाल करें और जब जरूरत न हो तो इसको एक तरफ रख दें। तो ऐसे ही दिमाग बहुत अच्छा उपकरण हो सकता है। अतीत से बचकर निकलना और भविष्य की उपेक्षा करना इस शानदार क्षमता को महत्वहीन बना देता है। इसलिए इस पल में रहना एक तरह से हमारे लिए मनोवैज्ञानिक रुकावट बन जाता है, जो हमारे अस्तित्वगत सत्य को नकारता है। आजकल एक और शिक्षा दी जा रही है, एक समय में एक काम करें। यह एक लोकप्रिय स्लोगन बन गया है। जब दिमाग जैसी बहुआयामी मशीन हमारे पास है, जो बहुत सी गतिविधियों को एक साथ संभाल सकता है, तो एक समय में एक ही काम क्यों करें? बजाय इसके कि इसका उपयोग करना सीखा जाए और दिमाग को साधना सीखा जाए। आप उसको मारना क्यों चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि मानसिक काम करने की खुशी कैसी होती है? फिर दिमाग को संकुचित क्यों किया जाए? उसे जानबूझकर जड़ क्यों बनाया जाए? एक और मुहावरा है जो बहुत अधिक फैशन में है, जिसका बिना सोचे समझे प्रयोग किया जाता है। वो है सकारात्मक सोच। जब आप इसका उपयोग एक ऐसे मंत्र के रूप में करते हैं जिससे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, तब यह मंत्र नहीं बल्कि सच्चाई पर पर्दा डालने का काम करता है। जब आप अपने दिमागी ड्रामा के ऊपर काबू नहीं कर पाते, तब सकारात्मक सोच का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में हो सकता है यह आपके जीवन को नए आत्मविश्वास और उम्मीद से भर दे, लेकिन वास्तव में यह बहुत सीमित है। अगर लंबे समय तक आप वास्तविकता को नकारते हैं तो यह आपके जीवन के दृष्टिकोण को एक तरफा बना देता है। इसके अलावा इंसान की खुशहाली को स्वर्ग को एक्सपोर्ट करने का कारोबार काफी समय से चल रहा है, और यह दावा किया जा रहा है कि संसार का मूल प्रेम है। प्रेम मानवीय संभावना है। अगर आप इस बारे में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपने कुत्ते से सीख सकते हैं। वह प्रेम से भरा होता है। प्रेम को जानने के लिए आपको किसी और ग्रह पर नहीं जाना है। ये सभी बचकाने सिद्धांत इस धारणा से आते हैं कि ये सारा अस्तित्व मानव केंद्रीय है। इस एक विचार ने हमसे हमारे समझ छीनकर
इतिहास में हमसे कुछ जघन्य अमानवीय अपराध कराए हैं और ये सब आज भी हो रहा है। एक गुरु के रूप में मेरे पास देने के लिए कोई शिक्षा नहीं है, समझाने के लिए कोई फिलॉसफी नहीं है, प्रचार करने के लिए कोई मत या सिद्धांत नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मानवता की समस्त बीमारियों का एकमात्र हल है खुद का रूपांतरण, आत्म रूपांतरण, खुद को धीरे धीरे बेहतर बनाना नहीं है। आत्म रूपांतरण नैतिकता व आचार संहिता से या व्यवहार के बदलाव लाने से नहीं होता, बल्कि अपनी असीमित प्रकृति को अनुभव करने से होता है। आत्म रूपांतरण का मतलब है कि अब पुराना कुछ भी नहीं रहा। यह जीवन को जानने और अनुभव करने के पूरे आयाम को ही बदल देता है। इसको जानना ही योग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इसे साकार कर लेता है वह योगी है। जो इस दिशा में आपका मार्गदर्शन करता है वह गुरु है। इस पुस्तक के माध्यम से मेरा उद्देश्य यह है कि आनंद आपका हमेशा का संगी साथी बन जाए। इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए यह पुस्तक आपको कोई उपदेश नहीं बल्कि एक विज्ञान भेंट करती है, कोई शिक्षा नहीं बल्कि एक तकनीक भेंट करती है, कोई नियम नहीं बल्कि एक मार्ग भेंट करती है। उस विज्ञान की खोज करने का, उस तकनीक के ऊपर काम करने का, उस रास्ते पर चलने का अब समय आ गया है। गुरु इस यात्रा की मंजिल नहीं है बल्कि वह रोड मैप है। आंतरिक आयाम एक अनजाना इलाका है। अगर आप ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो आपके लिए अनजान है तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आपके पास रोड मैप हो? इस तरह से गुरु का मतलब होता है जीता जागता रोड मैप, जीपीएस, यानी गुरु पाथ पाथ फाइंडिंग सिस्टम। और इसीलिए है दो अक्षरों का यह बदनाम शब्द। आपका काम दोगुना आसान बनाने के लिए मैंने सोचा इसे 4 अक्षरों का बना दूं। द गुरु, सदगुरु। अब शुरू होता है खंड 1। चालू रखें। पाठकों के लिए संदेश। अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ये हाँ, प्रस्तावना मैं टाइप। बोल रहा था कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छा है ना, सदगुरु जी अच्छा बोल रहे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है। यस। पाठ हाँ, अभी पाठकों पार्ट के नंबर, हाँ, पाठकों के लिए संदेश है। तो संदेश। योगिता जी, आपने इनर इंजीनियरिंग की बुक चालू की है, तो इसका पीडीएफ हमने भेजा है। आपके पास बुक नहीं तो पढ़ सकते हो। हाँ, ओके। कोई नहीं लाएंगे। हाँ, तो पेज नंबर 3 पे पाठकों के लिए संदेश आप भी पढ़ेंगी, चित्रा जी। सदगुरु जी बहुत मीन्स आधुनिक तरीके से हमें सिखाना चाहते हैं, बस वैसे ही नहीं, गुरु करके खाली नहीं, बहुत अच्छा है। चलो पढ़िए मैम। पाठकों के लिए संदेश। इस तरह की पुस्तक को पढ़ने के कई नजरिए हो सकते हैं। पहला यह कि आप सीधे अभ्यासों को करना शुरू कर दें, खुद से इनको आजमाने में लग जाएं। मगर यह किताब सेल्फ हेल्प पुस्तिका होने का दावा नहीं करती। इसमें एक जबरदस्त व्यवहारिक रुझान तो है, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। दूसरा यह कि इसे आप सैद्धांतिक रूप से लें, मगर यह विद्वत्ता हासिल करने के लिए भी नहीं है। मैंने कभी भी योग का कोई ग्रंथ पूरी तरह नहीं पढ़ा। मुझे कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने आंतरिक अनुभव को आधार बनाया। अपने जीवन में काफी काफी बाद में जाकर मैंने पतंजलि के कुछ योग सूत्रों को सरसरी निगाह से पढ़ा, जो कि योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तब मैंने महसूस किया
कि उनके मार्ग तक मेरी एक खास पहुंच है। मर्म इसका मर्म कारण उनके मर्म, उनके मर्म तक। अच्छा सॉरी, उनके मर्म तक मेरी एक खास पहुंच है। इसका कारण यह है कि मैंने उन्हें सैद्धांतिक रूप से पढ़ने के बजाय अनुभव के स्तर पर देखा। योग जैसे एक गृह विज्ञान को सिर्फ एक सिद्धांत में सीमित कर देना उतना ही दुखद है जितना कि उसका इस्तेमाल बीमारियों को दूर करने वाली कसरतों के रूप में करना। और इसलिए इस किताब को अंततः दो खंडों में बांटा गया है। पहले में एक रोड मैप बनाया गया है और दूसरे में उस पर चलने के तरीके सुझाए गए हैं। इस खंड में आप जो पढ़ने वाले हैं वह विद्वत्ता या विशेषज्ञता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ मौलिक दृष्टि भेंट करने की कोशिश की गई है ताकि दूसरे खंड के लिए एक ठोस आधार तैयार हो सके, जिसके ऊपर अभ्यासों पर आधारित ढांचा खड़ा किया जा सके। ये अंतर्दृष्टियां कोई सिद्धांत या उपदेश नहीं है और निश्चित रूप से निष्कर्ष भी नहीं है। उन्हें एक ऐसी यात्रा के दिशा सूचकों के रूप में देखा जा सकता है जो सिर्फ आपको ही करनी है, किसी और को नहीं। ये ऐसे मूल दृष्टिकोण हैं जो मेरी उस चरम जागरूकता से जन्मे हैं जो 33 साल पहले एक रूपांतरकारी अनुभव के बाद मुझे मिली। यह खंड आत्मकथात्मक चर्चा के साथ शुरू होता है ताकि आप उस लेखक के बारे में कुछ जान सकें जिसके साथ आप समय बिताने वाले हैं। अगर आपने बाकी पुस्तक पढ़ने का फैसला किया, इसके बाद यह खंड कुछ बुनियादी विचारों की जांच परख करता है जिसमें कुछ आम तौर पर उपयोग और दुरुपयोग होने वाले शब्दों जैसे नियति, जिम्मेदारी, खुशहाली और उससे भी महत्वपूर्ण शब्द योग का अन्वेषण करता है। इस खंड के अभ्यास एक साधना के साथ अध्याय, समाप्त होते हैं। इस खंड के इस अध्याय। खंड के अध्याय एक साधना के साथ समाप्त होते हैं। संस्कृत में साधना शब्द का अर्थ है उपकरण या साधन। खोज के ये उपकरण आपको इस पाठक के रूप में उन पन्नों में बताए गए विचारों को प्रयोग में लाने का मौका देते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि यह दृष्टि आपके लिए कारगर हो रही है या नहीं। खंड 2 में और अधिक साधनाएं देखने को मिलेंगी। मुझे अक्सर बताया जाता है कि मैं एक मॉडर्न गुरु हूँ। उस टिप्पणी पर मेरा जवाब यह है कि मैं न तो मॉडर्न हूँ न प्राचीन, न न नए युग का न पुराने युग का। मैं इस युग का हूँ और हर गुरु ऐसा ही रहा है। सिर्फ विद्वान पंडित और धर्मशास्त्री प्राचीन या आधुनिक हो सकते हैं। सिद्धांत या विश्वास पुराना या नया हो सकता है, मगर गुरु हमेशा समकालीन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, गुरु वह है जो अंधकार को दूर करता है, जो आपके लिए दरवाजा खोलता है। मगर कल मैंने किसी के लिए दरवाजा खोला था, या मैं आपके लिए कल दरवाजा खोलने का वादा करूं, तो उसका कोई महत्व नहीं। इसका मूल्य तब है जब मैं आपके लिए आज दरवाजा खोलता हूं। तो सत्य समय से परे है, मगर तकनीक और भाषा हमेशा समकालीन होती है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें त्याग देना चाहिए। कोई परंपरा अपने समय में चाहे कितनी भी प्रतिष्ठित क्यों न रही हो, अगर वह अपनी प्रासंगिकता का खोद चुकी है तो उसे बस म्यूजियम में ही रखा जा सकता है। हालांकि मैं इस किताब में एक प्राचीन तकनीक का अन्वेषण करूंगा, पर यह एक ऐसी तकनीक है जो आज भी पूरी तरह से कारगर साबित होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरी दिलचस्पी कुछ नया सिखाने में नहीं है,
मेरी दिलचस्पी सिर्फ सत्य में है। अगर मैं आशा करता हूँ कि अगले खंड में आपको कुछ ऐसे भी पल मिलेंगे जहां ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि जब सही स्थितियां होती हैं, जब कोई दृष्टि आंतरिक स्पष्टता से पैदा होती है और वह ग्रहणशीलता के सही पल में पाठकों को भेंट की जाती है, तो एक पुरातन सत्य जबरदस्त तरीके से रूपांतरणकारी साबित होता है। अचानक वह ताजा, जीवंत, प्रदीप्त व नवीन हो जाता है, मानो उसे इतिहास में पहली बार बोला और सुना गया हो। हम्म। यस, यस मैम, बोलिए। अभी थोड़ा आप, थोड़ा इसको है ना, आप इलाबरेट कीजिए मैम। ये तो उन्होंने इस किताब के विषय में बताया है हम्म। कि कोई खास ऐसी बात नहीं आई है इसमें। हम्म। उन्होंने अपने अपने विचार इसमें रखे हैं कि ये कोई बहुत मैं नवीन विचार नहीं रख रहा हूँ, ना मैं पुराना विचार रख रहा हूँ। जो वास्तव में सत्यता है और जो इस पल में मौजूद है, मैं ऐसे समय का वर्णन इस किताब में करने जा रहा हूँ, ये उन्होंने बताया है। अब इसके आगे है, जब मैंने अपनी सुध बुध खो दी, ये अपने बारे में बता रहे हैं। हम्म। एक छोटी सी कविता के रूप में इन्होंने लिखा है ये। तब मैं एक इंसान था, मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा, क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए समय था, पर मैंने सब गंवा दिया। वो सब जो मैं और मेरा था, मैं और मेरा के जाने से मेरा सारा संकल्प और कौशल जाता रहा। अब मैं हूँ एक खाली घड़े समान, अधीन हूँ ईश्वरीय इच्छा और अनंत कौशल के। ये लिखा है। हम्म। मैसूर शहर में, जो मैसूर है ना, हैदराबाद के पास, हाँ, नहीं, ये हैदराबाद के वहाँ, पास नहीं है। हाँ, मैसूर बेंगलोर है। बेंगलोर के पास बेंगलोर बेंगलोर और कहीं है उधर ही, बेंगलोर के आसपास है। है। मैं रहा हूँ मैम उधर। मैं पाँच अच्छा, साल था बेंगलोर में। तो ये वहीं के रहने वाले हैं, ये वहां रहते थे मैसूर हाँ, में ना। मैसूर शहर में एक चलन है, मैसूर उधर से है। उधर हाँ जी, बहुत अच्छा कन्नड़ बोला जाता है। प्रॉपर कन्नड़ा उधर है, और प्योर। सुंदर भी है बहुत। यस। गई तो नहीं मैं, सुना है बस। हाँ, मैंने देखा है, 2 बार देखा है उसको। अच्छा, मैसूर शहर में एक चलन है, अगर आपके पास करने के लिए कुछ है तो चामुंडी पहाड़ी पर जाइए, और अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो भी चामुंडी पहाड़ी पर जाइए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चामुंडी पहाड़ी पर जाइए, और अगर प्यार में अपना दिल टूट गया है फिर तो चामुंडी पहाड़ी पर जाना ही है। एक दोपहर मेरे पास करने को कुछ नहीं था, और हाल में ही मेरा दिल भी टूटा था, इसलिए मैं चामुंडी पहाड़ी पर चला गया। एक स्थान पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की, और करीब 2/3 पहाड़ी चढ़ने के बाद एक चट्टान पर बैठ गया। वह मेरी ध्यान शिला थी। वह वहां काफी समय से थी। उस चट्टान पर बैंगनी बेर व बरगद के नाटे पेड़ ने अपनी मजबूत जड़ें जमाई हुई थी। वहां से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। उस क्षण तक मेरा जो अनुभव था, उसके अनुसार मेरा शरीर और मन दोनों मैं थे, और शेष विश्व बाहरी। लेकिन अचानक मुझे भान नहीं रहा था कि मैं क्या था और क्या नहीं। मेरी आंखें अभी भी खुली थी, लेकिन मैं जिस हवा में सांस ले रहा था, जिस पत्थर पे पर मैं बैठा था, सब मैं बन गया था। वहां जो फिर कुछ से था मैम, मैडम सब फिर से मैं था। मैडम, हाँ एक जी। स्थान पर, हाँ, एक स्थान पर मैंने ये नाटे, उस क्षण तक मेरा जो अनुभव था, उधर से पढ़िए। अच्छा, उस क्षण मेरा जो अनुभव था, उसके अनुसार मेरा शरीर और मन दोनों मैं थे, और शेष विश्व बाहरी।
लेकिन अचानक मुझे भान नहीं रहा था कि मैं क्या था और क्या नहीं। मेरी आंखें अभी भी खुली थी, लेकिन मैं जिस हवा में सांस ले रहा था, जिस पत्थर पर बैठा था, सब मैं बन गया था। वहां जो कुछ था सब मैं था। मैं सचेत होते हुए भी चेतन नहीं था। चीजों में फर्क कर पाने की इंद्रियों की प्रकृति खो चुकी थी। इस बारे में जितना ज्यादा कहूंगा उतना ही ज्यादा पागलपन लगेगा, क्योंकि जो हो रहा था वह अवर्णनीय था। मेरा मैं हर जगह व्याप्त था। हर चीज अपनी तय सीमाओं से परे विस्तार कर रही थी। हर चीज विस्तृत होकर दूसरी जगह चीज में समा रही थी। यह संपूर्णता की आयाम रहित एकता थी। जब इनको वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस जगह का वर्णन है कि जितने भी पेड़ पौधे पहाड़ जो कुछ भी वन वहां था। हाँ, उन्हें वननेस आ गया, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, हाँ, वर्ण से आ गया। वननेस, एकत्व। हाँ जी। हाँ, एकत्व हो गया उसमें। बस वही पल अब मेरा जीवन है, जो बहुत सुंदरता से बरकरार है। जब मुझे होश आया तो ऐसा लगा कि महज 10 मिनट गुजरे हैं, लेकिन मेरी घड़ी की सुइयां बता रही थी कि शाम के 7:30 बज चुके थे। यानी 4.5 घंटे बीत चुके थे। मेरी आंखें खुली थी, सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। मैं पूरी तरह से सतर्क था, लेकिन उस पल तक जिसे मैं मानता था, वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैं रोने धोने वालों में से नहीं हूँ, मगर फिर भी चामुंडी पहाड़ी की उस चट्टान पर 25 साल की उम्र में मैं इतना उन्मत्त था कि मेरे आंसू बह रहे थे और मेरी कमीज गीली हो चुकी थी। शांत और खुश रहना मेरे लिए कोई मसला नहीं रहा था। जैसा चाहा वैसी जिंदगी बिताई। मैं 60 के दशक में बड़ा हुआ। वह बीटल्स और ब्लू जीन्स का दौर था। बीटल्स बीटल्स बेल बॉटम जिसको कहते थे, वह बीटल्स और ब्लू जीन्स का दौर था। मैंने यूरोपीय दर्शन और साहित्य में दोस्तोयेवस्की, कामू, काफका और उस जैसे अन्य लेखकों को पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ यहाँ रखा था, अपने पढ़ रखा था। पढ़ रखा था लेकिन यहाँ अपने अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग आयाम से मेरा विस्फोटक ढंग से सामना हुआ, जिसकी मुझे तनिक भी जानकारी नहीं थी। मैं उल्लास और आनंद की एक बिल्कुल नई अनुभूति से भीग चुका था, जिसका ना तो मैंने कभी अनुभव किया था, ना ही उसकी संभावना की कल्पना ही की थी। इस बारे में जब मैंने अपने सं, संशयी दिमाग पर जोर डाला, तो मुझे इतना ही समझ आया कि शायद मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। फिर भी यह सब इतना खूबसूरत था कि मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। अलबत्ता उस दोपहर को क्या हुआ था, उसे बताने में मैं कभी पूरी तरह समर्थ नहीं हो पाया। शायद उसे बयान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं ऊपर गया और फिर नीचे नहीं आया। मैं फिर कभी नीचे आया ही नहीं। अब है अगला वो दिया हुआ, इसमें कुछ तो नहीं दो। नहीं, अभी रुको मैम, आप थोड़ा हाँ फास्ट जाते हो, पढ़ना नहीं, बाकी लोगों को समझना है। जी। यस, थैंक यू मैम, बहुत आप अच्छा पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा धीरे जाएंगे पहले। ये समझ में आया ना सबको? बस, राम प्रसाद जी, हिरल जी, आप भी आज आ गए। यस। हम्म, पेज नंबर 9 पे आ गए हम। किरण जी आ गई अभी। नीता जी है, योगिता जी आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छा आया। यस, ज्योति मैम, पुष्पलता जी, माधुरी जी। जी सर, समझ में आ गया सर। यस।
तो अभी हो गया 9:50 हो गया ना। अभी ज्योति मैम आप पढ़िए। ये छोटे छोटे पेजेस हैं, खत्म हो जाएगी जल्दी जल्दी। जी। हम्म। मेरा जन्म मैसूर में हुआ। अपने महलों और बाग बगीचों के लिए मशहूर दक्षिण भारत की सुंदर और शाही नगरी मैसूर एक दौर में राजधानी हुआ करती थी। मेरे पिताजी डॉक्टर और माँ घरेलू महिला थे। मैं चार भाई बहनों में सबसे छोटा था। स्कूल में मैं ऊब जाता था, और तो और मेरे लिए कक्षा में बैठना भी असंभव था, क्योंकि मैं देख सकता था कि अध्यापक जो सिखाते थे उसका उनकी अपनी जिंदगी में ही कोई मतलब नहीं था। जब मैं 4 साल का था, तब घर की आया मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। मैंने उससे कह रखा था कि वह मुझे स्कूल के गेट पर ही छोड़ दे, अंदर नहीं आए। जो ही वह मुझे छोड़कर जाती, मैं पास की घाटी की तरफ भाग निकलता, जहां जीवन अनगिनत अनूठे रूपों में फल फूल रहा था। मैं पिताजी की दवाइयों की अलमारी से मिली खाली बोतलों में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मेंढक और सांप इकट्ठे करने लगा। कुछ महीने बाद जब माता पिता को पता चला कि मैं स्कूल से गायब रहता हूँ, तो इस बारे में जानकर वे बहुत नाराज हुए। घाटी के मेरे इस जीव शास्त्र के अभियान को बरसाती नाली में वक्त बर्बाद करना कहकर खारिज कर दिया गया। बड़ों की सुस्त व नीरस दुनिया ने मेरे इस अभियान को नाकाम कर दिया, जैसा कि मेरे साथ अक्सर होता था। तब मैंने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया और करने के लिए कुछ और ढूंढ लिया। बाद के वर्षों में मैं जंगल में इधर उधर घूमने, सांप व मछलियां पकड़ने और पहाड़ों व पेड़ों पर चढ़ने में अपना वक्त बिताना ज्यादा पसंद करने लगा। लंच बॉक्स व पानी की बोतल के साथ अक्सर मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता था। शाखाओं का हिलना डुलना मुझे समाधि जैसी अवस्था की ओर ले जाता, जहां मैं नींद में भी होता और पूरी तरह सतर्क भी। पेड़ पर समय का बिल्कुल बोध नहीं रहता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी की घंटी बजने तक वहीं बैठा रहता। बहुत बाद में चलकर मुझे एहसास हुआ कि जीवन के उस दौर में ही अनजाने में मैं ध्यान करने लगा था। बाद में जब मैंने पहली बार लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया, तो वह हमेशा झूमकर किया जाने वाला ध्यान, स्वेइंग मेडिटेशन होता था। यकीनन तब ध्यान शब्द से मेरा पाला भी नहीं पड़ा था। मुझे तो बस पेड़ का उस तरह हिलना पसंद था, जो मुझे नींद और जागरण से परे की अवस्था में आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, नहीं आ रही ले है, नहीं आ जाता रही। था। मैम आपकी आवाज नहीं आ कक्षा रही। में बैठने के अलावा हर चीज में मेरा मन लगता था। यह दुनिया। सर, आवाज नहीं आ रही है? बीच बीच में अटक जाती है सर। एक बार। हाँ, आपकी आवाज अटकती है मैडम। सर। नहीं नहीं, नहीं आ रही है अभी आप। आ रही है सर? नहीं, बीच में कट जाती है आवाज। जी 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 सर। आप रुकिए मैम। हिरल जी आप पढ़िए मैम। पुष्पलता जी पढ़ना है तो आप कैमरे के सामने आइए। जिसको पढ़ना है वो कैमरे के सामने आइए। यस हिरल जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है हिरल जी। यस। पुष्पलता जी आपके यस पास सर। पढ़ सकते हैं आप क्या? ठीक है तबीयत? हाँ जी, पढ़ सकती हूँ। हाँ हिरल जी अभी रुकिए आप। पुष्पलता जी पढ़ेंगे। हाँ चलेगा। कक्षा में बैठने के अलावा सही यहाँ है। से पढ़ूं सर? हाँ सही है, सही है। कक्षा में बैठने के अलावा हर चीज में मेरा मन लगता था। यह दुनिया जिस तरह से बनी है, धरती के अलग अलग इलाकों के भूगोल और लोगों के रहन सहन के बारे में जानना, तो मैं दूर देहात की धूल भरी सड़कों
पगडंडियों पर अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता और हर दिन कम से कम 35 किलोमीटर का सफर तय करता था। घर पहुंचते पहुंचते मैं धूल और कीचड़ में बुरी तरह सन जाता था। मैं जहां जहां से गुजरता उन इलाकों का नक्शा अपने दिमाग में खींचना मुझे अच्छा लगता था। मैं जब भी अकेला होता, मेरी आंखें बंद करके मैं मन में उन सभी अलग अलग सॉरी मैं अपनी आंखों में अलग दिखती जमीन, खेतों में उगती फसलें और अलग अलग मौसम, ये सब मुझे लुभाते थे। इसी वजह से मैं थॉमस हार्डी के लेखन की तरफ आकर्षित हुआ। इंग्लैंड के भूभाग के उसके वर्णन कई पन्नों में फैले रहते हैं। आसपास की दुनिया को मैं उसी तरह अपने जहन में सहेज रहा था। आज भी वह सब मेरे दिमाग में एक चलचित्र की तरह कैद हैं। अगर मैं चाहूं तो बेहद स्पष्टता और बारीकी से वह सब दोहरा सकता हूँ जो मैंने उन सालों में देखा था। मैं घोर शंकाशील था। अगर मेरे परिवार वाले मंदिर जाते तो 5 साल की उम्र में भी मेरे पास उनके लिए ढेर सारे सवाल होते थे। ईश्वर कौन है? वह कहाँ रहता है? वहां ऊपर? ऊपर कहाँ होता है? कुछ साल बाद और सवाल मुझे मथने लगे। स्कूल में बताया गया कि धरती गोल है, लेकिन अगर हमारी धरती गोल है तो किसी को कैसे मालूम कि ऊपर किस तरह है? इन सवालों के जवाब कभी कोई नहीं दे पाया, इसलिए मैं मंदिर के अंदर कभी नहीं गया। ऐसे में मजबूर होकर मुझे जूते चप्पलों की रखवाली करने वाले के पास छोड़ देते थे। वह मुझे कभी नहीं वह मुझे बहुत जोर से बार बार अपनी तरफ खींचते हुए पकड़े रखता था। वह जानता था कि अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं उसकी नजर हटते ही भाग जाऊंगा। बाद के सालों में मुझे यह साफ दिखता था कि रेस्तरां से निकलते हुए लोगों के चेहरे मंदिर से बाहर आने वाले लोगों के मुकाबले में ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। यह बात मुझे हैरान कर देती थी। हालांकि मैं शंकाशील था, लेकिन इसको मैंने अपनी पहचान नहीं बनाया। हर चीज को लेकर मेरे पास ढेरों सवाल होते थे, लेकिन कभी किसी निर्णय पर पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। दरअसल मुझे काफी जल्दी यह एहसास हो रहा था कि मैं किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। इसका नतीजा यह हुआ कि अपने आसपास की हर चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा। आवाज गया? हाँ जी, हाँ ध्यान दे। जी, हाँ। हाँ। ध्यान देने लगा। अगर कोई मुझे एक गिलास पानी देता तो मैं गिलास को लगातार घूरता रहता। अगर मैं एक पत्ती उठाता तो उसको भी लगातार देखता। पूरी रात में अंधेरे को घूरता रहता था। अगर मैं किसी कंकड़ को देखता तो उसकी छवि मेरे दिमाग में निरंतर घूमती रहती, जिससे मैं हर कण उसके हर कोण को जान जाता था। मैंने यह भी देखा कि भाषा इंसान की रची एक साजिश से अधिक कुछ नहीं है। अगर कोई बोलता तो मुझे लगता कि वह सिर्फ आवाजें निकाल रहा है और मैं उनके अर्थ निकाल रहा हूँ। तो मैंने अर्थ निकालना बंद कर दिया और फिर आवाजें मेरे लिए बड़ी हास्यास्पद बन गईं। मैं देख सकता था कि उनके मुंह बनी बनाई ध्वनियां उगल रहे हैं। अगर मैं एक टक देखता रहता तो इंसान भी विघटित होकर ऊर्जा के एक धुंधले गोले में तब्दील हो जाता। जब सिर्फ आकृति ही बच जाती। असीम अज्ञानता की इस स्थिति में किसी भी चीज के ऊपर मेरा ध्यान चला जाता। डॉक्टर होने के नाते पिताजी सोचते कि मेरे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की जरूरत है। वे कहते कि लड़का हर वक्त किसी न किसी चीज को बिना पलक झपकाए घूरता रहता है, लगता है पागल हो गया है। मुझे यह हमेशा अजीब से लगता है कि दुनिया इस बात को नहीं समझती कि मैं कुछ नहीं जानता कि अवस्था कितनी गहन है। जो लोग विश्वासों और मान्यताओं से
इस अवस्था को नष्ट कर देते हैं कि एक बड़ी संभावना, जानने की संभावना से पूरी तरह चूक जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। एक द्वार है, जानने और ढूंढने का एकमात्र द्वार। माँ हाँ मुझसे कहती थी। मैम, हो गया आपका, ठीक, रुकिए आप, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। यस, अभी हो गया। यस, पुष्पा तो अभी लग रहा चांद पे जा रही है। हाँ, यस, चांद पे। यस यस, मैं उनका, चांद पे नहीं जा रही हूँ, बट कुछ कुछ लक्षण अपने नजर आ रहे हैं। यस, ठीक है, इधर रुकेंगे फिर, 10 बजे है, आज पहला दिन ही है। यस। यस, यस, अभी ध्यान करेंगे। चलो, ध्यान के लिए। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। हाँ, ये मॉडर्न गुरु है, वो तो सही है। वो अभी भी आप उनको पूछे, वो जवाब भी उनके ऐसे रहते हैं कि समझ में तो आता है, लेकिन पूरा जवाब नहीं देते, ऐसा है। आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, ऐसा है उनका जवाब, ऐसा है। बहुत मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है, ठीक है। चलो, यस, किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। 10:30 बजे बंद हो जाएगा, आधा घंटा। ठीक है, ठीक है, बनिए, ध्यान के लिए बैठिए सभी जन। जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं, और जिसको बैठना है वो बैठ सकते हैं, आराम से बैठना है एक जगह। ये जो ध्यान है वो खुद के लिए करना है, खुद को समझने के लिए करना है। कौन हूं मैं, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आराम से बैठे, सांस को लेना है और छोड़ देना है। थोड़ा हम अप्रिमेशन करेंगे। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक बहुत ही खुश आत्मा हूँ। मैं खुश और शांत रहता हूँ। मेरे सभी कर्म संतुलित हो रहे हैं। हमारा सत्य प्रकाशी गुरु सेवा कुटुंब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों भी अच्छा है। मुझे पैसों की कोई कमतरता नहीं है। मुझे जो चाहिए मुझे उससे मिल रहा है। मेरा सभी से प्यार है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे। पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे। सभी गुरुओं को धन्यवाद देंगे। सभी अपने परिवार लोगों को धन्यवाद देंगे। खुद को धन्यवाद देंगे।
खुद के हर सेल को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। सांस को लेना है और छोड़ देना। दिन में भी जब भी हम आराम से बैठे तो गहरी सांस लेनी है। धीरे धीरे सांस को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ध्यान लगा मेरा। थैंक यू मैम। यस, जिसको बोलना है वो बोल सकते हैं और जिसको सोने के लिए जाना है जा सकते हैं। यस। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ध्यान लगा और बहुत जबरदस्त करके ऊर्जा का प्रवाह हुआ शरीर में। यस, थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू सर, ध्यान बहुत अच्छा है। यस, थैंक यू मैम। यस, जैसे आंखों के सामने मतलब वो काले रंग की कृष्ण जी जैसे कुछ दिखाई दे। ओके। अभी डेली आपको योगिता जी ध्यान करना है, बीच में हाँ, रोज ही करती हूँ सर। छोड़ना नहीं। नहीं नहीं, रोज ही करती हूँ, सुबह भी और रात को भी। आप अभी ग्रुप में और सुबह भी करती हूँ। ओके। यस। Thank किरण you, जी thank बहुत you। दिनों के बाद आ गई है। हाँ किरण सर जी, जी। बोलिए कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? नहीं सर, हाँ थोड़ी खराब है, हाँ घबराहट हो रही है, पर ठीक है। हाँ, ध्यान में नहीं आया इसलिए हो रहा ठीक है, ध्यान में आ जाया करूंगी, मतलब जरूरी है। है। आप नहीं आए तो वो 3 लोग नहीं आते। यस, हम्म, ठीक है। नीता जी आप बोल सकते हो, आप चाहिए तो। थैंक यू मैम। डेली रहेगा ये बुक अभी हम्म। खत्म। यस, ज्योति मैम। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही वीडियो आप है, हाँ। यस, विवेक आपकी माता जी है। यस, ठीक है। सर हाँ। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा सर। ठीक है सर। यस, पुष्पलता मैम। दस, यस सब हो गए। 10 तारीख से वो 5 बजे वाला कर सकते हैं, जिसको उतना हो सके तो कीजिए। 10 तारीख से है, शीरल जी ने भेजा है वो। यस। सर कब? सुबह 5 बजे? तो ये हमें जल्दी खत्म करना पड़ेगा। 5 बजे से लेके 7 बजे तक है। हिरल जी तो करेगी, कोई करे ना करे हिरल जी करेगी, पक्का है, उन्होंने ठान लिया है। किरण जी पूरा नहीं करेंगे क्योंकि 7 बजे मैं भी बच्चा करूंगी, स्कूल मैं तो जाता है। करूंगी 5। यस, ठीक है। मैंने तो आज भी किया था। हाँ, राम वेरी गुड। राजू। रामराजू सर का आज भी था। हम्म। अच्छा है। अपना अपना तबीयत संभाल लीजिए और सब कुछ कीजिए। पहले अपने खुद को हेल्थ का ख्याल रखना है। बॉडी शरीर बोल रहा है सो जाने के लिए और मन में ध्यान करना है, ऐसा मत कीजिए। सोने का है, बाद में ध्यान कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा उस पर एक मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए। फोर्स करके कुछ भी नहीं करना है, ध्यान में नहीं करना है। सहजता से होना चाहिए सब कुछ। यस, और किसी कुछ पूछना है? ये तो हम बंद करेंगे, कल से चालू रहेगा बुक, अभी खत्म करेंगे बुक। हां, ज्योती मॅम संडेला आम्ही कार्यक्रम ठेवलाय, संडेला तुम्ही आमच्याकडे या. हां, तुम्ही आणि पाहिजे आईला घेऊन या होत असेल तर.
तर मी शुक्रवारी चालले हाँ बना तुम्ही नाही हो ठीक आहे ठीक आहे चालेल तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक हॅपी जर्नी तुम्हाला थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच यस ठीक है रुकेंगे फिर यहाँ कल मिलेंगे 9 बजे पीडीएफ भी है और शुभ जिसको रात्रि। चाहिए तो ले सकते हैं बुक ठीक है यस शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सभी को शुभ रात्रि। यस शुभ रात्रि सभी को शुभ रात्रि धन्यवाद धन्यवाद सभी को